गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे क्लोजिंग डाउन ऑफ एन अंडरटेकिंग की। तो अब अगर हम कोई भी अंडरटेकिंग को परमानेंटली क्लोज़ कर देते हैं तो उसका ऑब्वियसली वर्कर पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, उनकी जॉब चली जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रोसीजर की कि हम अगर कोई भी अंडरटेकिंग क्लोज़ करना चाहते हैं तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर दिस काइंड ऑफ एक्शन। तो एक तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि अगर कोई भी अंडरटेकिंग हम क्लोज़ करना चाहते हैं तो हमें एक नोटिस जारी करना पड़ेगा इस क्लोज़र से रिलेटेड, और कम से कम 90 डेज़ 3 मंथ्स नोटिस होगा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को हम ये अपना एक तरीके से नोटिस कम एप्लीकेशन लगा के जा सकते हैं और इसमें अपने वैलिड रीज़न देंगे, और इसकी एक कॉपी हम हर वर्कर को भी देंगे। ऑब्वियसली जो वर्कर इससे अफेक्ट होगा तो उसको भी इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। और उसके अलावा अगर कोई ऐसा काम है, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, कोई ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है, तो ऑब्वियसली उसको तो एक पर्टिकुलर टाइम में ख़त्म होना ही है। तो उसके लिए हमें नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ पहले से ही हम सबको पता है कि वो 2 साल 3 साल जितने भी टाइम के लिए बनाई गई है प्रोजेक्ट है वो उतने टाइम में ख़त्म होगा, या थोड़ा बहुत ऊपर टाइम भी लग सकता है। उसके लिए फिर अब हमें कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। ये नोटिस हम उन इंडस्ट्रीज़, उन फैक्ट्रीज़ के लिए देते हैं जिसका इस तरीके का कोई काम नहीं है। दूसरी बात, आपको जब आप अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन लिखेंगे, आप अपने वैलिड रीज़न देंगे, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उन सब की इंक्वायरी करेगी और सभी पक्षकारों को एक बार सुनने का मौका देगी, और उसके बाद वो अपनी जो है परमिशन या तो ग्रांट करेगी या फिर रिफ्यूज़ कर सकती है। ठीक है, ओके। और ये एम्प्लॉयर और वर्कमैन दोनों को इस ऑर्डर की कॉपी हम मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और उसके बाद जो है मान लीजिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है कोई भी परमिशन ना तो दे रही है ना रिफ्यूज़ कर रही है, तो हम 2 महीने का इंतज़ार हमारा ख़त्म होता है और उसके बाद हम ऑटोमेटिकली इसको परमिटेड मान लेंगे। मतलब हम ये मान लेंगे कि हमें इस चीज़ की परमिशन मिल चुकी है। जो ऑर्डर भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का आया है दैट विल बी फाइनल, एंड इसका जो है सभी पक्षकारों, दोनों पार्टीज़, वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स दोनों पर इस बात को लागू किया जाएगा। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो चाहे तो इस ऑर्डर को रिव्यू कर सकती है या किसी ट्रिब्यूनल के आगे इस ऑर्डर को एक बार डिस्कशन के लिए फिर से भेज सकती है, और 30 डेज़ तक वो डिसीज़न जो है आ जाना चाहिए। अगर कोई भी एप्लीकेशन नहीं दी गया है इस संदर्भ में एम्प्लॉयर के पार्ट पर, तो ये जो क्लोजिंग है वो इलीगल मानी जाएगी, और जो हमारे वर्कर्स हैं उनको वो सारे बेनिफिट्स देने होंगे जो बेनिफिट्स उनको पहले मिल रहे थे जब उनकी जॉब नहीं गई थी। ठीक है, लेकिन अगर कोई वर्कर अपनी मर्ज़ी से छोड़कर जा रहा है, उसको डिसमिस किया गया है, उसके मिसबिहेव की प्रॉब्लम है, इनडिसिप्लिन है, या वो परमानेंटली इनकैपेबल हो गया है और अब वो जो है डिस्चार्ज हो गया अपनी जॉब से, वहाँ पर ये सेक्शन लागू नहीं होता है। मतलब ये उन लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, अब फिर बात आ रही है कॉम्पनसेशन टू वर्कमैन इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग। मान लीजिए आप जो है कि कोई भी अंडरटेकिंग जो है वो किसी और को दे रही हो, मतलब एक बिज़नेस है, एक फैक्ट्री है, एक इंडस्ट्री है, वो एज इट इज़ किसी और को बेच दी गई है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी एम्प्लॉयर चेंज हो जाएगा तो मे बी आगे वाला एम्प्लॉयर उन वर्कर्स को दोबारा काम पर रखेगा नहीं रखेगा, ये उसकी चॉइस है। ठीक है, तो ये एक टेंशन वाली बात हो सकती है इन वर्कर्स के लिए जो पहले किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहे थे और एम्प्लॉयर ने अपना बिज़नेस किसी को बेच दिया, अब एम्प्लॉयर नया हो गया, तो जो पुराने वर्कर्स थे उनकी जॉब पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए कि अगर ऐसा हुआ है तो जो वर्कर कम से कम 1 साल की कंटिन्यूस जॉब में थे उनको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, इस बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ये मान के चलेंगे कि वर्कर्स को रिट्रेंच कर दिया गया है। ठीक है, जैसे रिट्रेंचमेंट में वर्कर्स को कॉम्पनसेशन दिया जाता है ना 15 डेज सैलरी का, तो सेम यहाँ पे भी लागू होगा। कंडीशन क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं। कंडीशन ये है कि एक हैंड से दूसरे हैंड में बिज़नेस गया हो। ठीक है, और दूसरी बात जो है यहाँ इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, इंडस्ट्री की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2J में जो दी गई है वही मानेंगे। मतलब अंडरटेकिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो वर्कर कॉम्पनसेशन का राइट रखते हैं वो वही वर्कर हैं जो पिछले 1 साल से कंटिन्यूस, कम से कम 1 साल से कंटिन्यूस जॉब में हैं।
और कॉम्पनसेशन देने की जो लायबिलिटी है वो नहीं होगी अगर ये 3 बातें हम ध्यान में रखें। वैसे तो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा अगर बिज़नेस एक जगह से दूसरी जगह बिक गया है, ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है यानी कि मान लीजिए वर्कर की जॉब एज इट इज़ है, नए पर्सन ने भी आपको काम पर एज इट इज़ रख लिया है, उसने आपके काम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। नया जो एम्प्लॉयर है अगर वो आपको कल को काम पर से हटा देता है तो रिट्रेंचमेंट का कॉम्पनसेशन देने के लिए वो लायबल है। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। फिर तो वर्कर जैसे यहाँ काम कर रहे थे पुराने एम्प्लॉयर के यहाँ, वैसे ही वो नए एम्प्लॉयर के साथ काम करेंगे, तो फिर तो कॉम्पनसेशन नहीं बनता ना उनका। तो ऐसे केस में उन लोगों को कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कॉम्पनसेशन लेने के लिए ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों का ध्यान में रखा जाए, और कॉम्पनसेशन वही मिलेगा जैसे रिट्रेंचमेंट में मिलता है 15 डेज सैलरी ऑफ ईच ईयर ऑफ सर्विस, और अगर सर्विस का ईयर 6 मंथ्स या ऊपर है तो उसको 1 साल ट्रीट किया जाएगा। नाउ 60 days notice to be given of intention to close down any undertaking। कभी भी जब हम अंडरटेकिंग क्लोज करना चाहते हैं, ये अभी हमने जो टॉपिक किया ये ट्रांसफ़र का था, अभी हमने क्लोज करना है, तो कम से कम 2 महीने का नोटिस वर्कर्स को मिलना चाहिए। 2 महीने का नोटिस यानी 60 डेज़ नोटिस। पर अगर हमारी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में कम से वर्कर जो है 50 से कम है, या किसी भी एक दिन 50 से कम वर्कर काम कर रहे थे, तो ये बात हम पर लागू नहीं होगी, मतलब नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है उस केस में। और इसके अलावा भी अगर कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, ब्रिज है, उस केस में भी नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा डेथ का केस है, एम्प्लॉयर की डेथ हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई नेचुरल कैलामिटी है, उसमें भी हमारे पर ये चीज़ें लागू नहीं होती। यानी 60 डेज़ का नोटिस नॉर्मल कंडीशन में लागू होता है। नेक्स्ट इज़ कॉम्पनसेशन टू वर्कर इन केस ऑफ क्लोजिंग डाउन द अंडरटेकिंग। अब हम देखेंगे कि वर्कर्स को क्या कॉम्पनसेशन मिलेगा। मैंने यहाँ पर कुछ नंबरिंग की है, देयर आर 4 पैराग्राफ्स एंड देयर आर 4 पॉइंट्स, तो एक एक करके हम देखेंगे। नॉर्मल कंडीशन में आपको क्या करना है, जो भी वर्कर्स जो भी हमने अपनी अंडरटेकिंग क्लोज़ कर दी है, तो वर्कर्स को रिट्रेंचमेंट वाला जो 25F में आ रहा था वो कंपनसेशन उसको मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कुछ ये जो कंडीशन है जिसमें हम क्लोज़ कर रहे हैं दैट इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल, मतलब क्या होता है कि आप अंडरटेकिंग क्लोज़ एक तो आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, और दूसरा कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि जो आपके हाथ में नहीं है। तो अगर आप परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं है तो आप उनको कंपनसेशन वो नहीं दोगे जो रिट्रेंचमेंट में देते थे 15 डेज़ वाला, वो नहीं देंगे। हम उनको सिर्फ 3 महीने के एवरेज वेजेस देंगे, जो 3 महीने के वेजेस है, एवरेज वेजेस है वो देंगे, ठीक है। 3 मंथ्स एवरेज वेजेस, ठीक है, यानी कॉम्पनसेशन आपको वो मिलेगा। लेकिन अगर क्लोजिंग ऑफ अंडरटेकिंग इज़ अंडर योर कंट्रोल, मतलब आप अपनी इंटेंशन से कर रहे हो, आपके हाथ में है, कुछ प्रॉब्लम है, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, मान लीजिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो आप थोड़ा टाइम बाद ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसा करना नहीं चाह रहे हैं तो मेन इसका मतलब ये है कि वर्कर्स क्यों अफेक्ट हो इस चीज़ से, तो आप वर्कर को वही नॉर्मल जो आपका रिट्रेंचमेंट वाला कॉम्पनसेशन है वही प्रोवाइड करेंगे। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए हमारे। तीसरा, जैसे मान लीजिए कोई माइन का केस है, माइन में क्या होता है, अब कोई खान है किसी चीज़ की और उसमें जो भी मटेरियल आप बाहर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसका एक टाइम लिमिट होगा, राइट। तो अभी आप मान लो माइन के काम में आपने कुछ वर्कर्स को काम पे लगा रखा है और अब माइंस में आपको प्रॉपर रिटर्न नहीं मिल रहा है और एम्प्लॉयर जो है अब उसको बंद करना चाह रहा है और एम्प्लॉयमेंट जो है वर्कर्स की जो है वो ख़त्म होने वाली है। इस केस में वर्कर को नॉर्मल कॉम्पनसेशन जो आपका 25F वाला कॉम्पनसेशन है वो मिलेगा, ठीक है। नाउ द 4th पॉइंट इज़ क्या कह रहा है, देख लेते हैं एक बार, कि अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग का, कोई ब्रिज का कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, और अगर वो मान लीजिए कोई, वैसे तो देखो टाइम ही होता है, हर चीज़ का एक डेडलाइन होता है अगर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर आपका वो प्रोजेक्ट 2 साल के अंदर ख़त्म हो जाता है कोई कॉम्पनसेशन नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका 2 साल से ऊपर चल रहा है और अभी ख़त्म नहीं हुआ है तो आप उसको 25F वाला ही कॉम्पनसेशन देंगे अगर आपने उसको बंद कर दिया तो। फिर से बता रही हूँ, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के केस में 2 इयर्स तक है
2 इयर्स में ख़त्म हो गया तो आप कोई कॉम्पनसेशन नहीं दोगे। 2 इयर्स के बाद चला और फिर आप अगर जो है मान लो कंस्ट्रक्शन जो वर्क है वो कंप्लीट नहीं हुआ है विदिन 2 इयर्स, और तो कॉम्पनसेशन आप उसको नॉर्मल तरीके से देंगे, मतलब क्या करेंगे, आप उसका 25F वाला ही कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेंगे। क्लियर हो गई हमारी ये बात कि हम वर्कर को क्लोजिंग डाउन ऑफ अंडरटेकिंग के केस में किस तरीके से कॉम्पनसेशन देंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्पेशल प्रोविज़न है हमारे ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोज़र के केस में। स्पेशल प्रोविज़न यही है, जैसे हमारा 25N था, उसमें ये था कि किसी भी इंडस्ट्री जिसमें 100 से ज़्यादा वर्कर किसी पर्टिकुलर डे पे काम कर रहे हैं पिछले साल में, उन पर ये बात लागू होगी। और फैक्ट्री का मतलब फैक्ट्री एक्ट में जो फैक्ट्री का डेफिनेशन दी गई है 2M में वो है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बात बात पे कभी फैक्ट्री का नाम आ रहा है, कभी हम किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्लियर हो गई हमारी ये बात। चलिए, ये हम पॉइंट कर चुके हैं। हाँ जी, अब आगे चल रहे ज़रा। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल प्रोविजंस फॉर रीस्टार्टिंग क्लोज्ड अंडरटेकिंग। अगर मान लीजिए कोई अंडरटेकिंग क्लोज हो चुकी है, अगर हम उसको दोबारा स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस की वजह से, कोई जो सर्कमस्टांसिस हमारे कंट्रोल के बाहर थे और हम उसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ऑब्वियसली कोई भी जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो एक ऑर्डर जारी करेगी अपने ऑफिशियल गजट में कि अंडरटेकिंग को दोबारा से स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो अंडरटेकिंग ये इसलिए ऑर्डर इशू किया जाता है कि एक तो उसमें ये भी ध्यान में रखा जाता है कि एम्प्लॉयर को अगर आप ऑर्डर दे रहे हैं कि अंडरटेकिंग को दोबारा स्टार्ट किया जाए, अगर वो सर्कमस्टांसेस नॉर्मल हो गए हैं, तो ये हमें ज़रूर ध्यान में रखना होगा कि एम्प्लॉयर के लिए ये चीज़ें बहुत टफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसको कोई ऐसी कंडीशन में नहीं डाल सकते कि उसके लिए वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं और आप उसको ऊपर उसको इस तरीके के ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट जो है उसको कम से कम 1 महीने का टाइम देगी अंडरटेकिंग को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पेनल्टी फॉर क्लोज़र। अगर कोई भी एम्प्लॉयर गलत तरीके से या इलीगल तरीके से अंडरटेकिंग क्लोज़ कर रहा है तो उसको 6 मंथ्स की जेल और 5,000 रुपये का पेनल्टी लगेगा, या दोनों लग सकते हैं। और अब आगे बात कर रहे हैं कि अगर वो कोई भी ऑर्डर जो उसको परमिशन उसको नहीं मिली है और फिर भी उसने क्लोज डाउन किया, मान लीजिए उसने एप्लीकेशन दी और उसको परमिशन नहीं मिली एंड फिर भी आप उसको क्लोज़ कर रहे हो, तो फिर आपको जो है फिर जेल जो है वो 1 साल की हो सकती है और ये 5,000 रुपये का जुर्माना भी आपको लग सकता है। और अगर आप ये गलती जारी रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, तो आपको 2,000 रुपीज़ फॉर एवरी डे पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, ये है हमारा पेनल्टी का प्रोविज़न। आई थिंक आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं मेरे हिसाब से। हमने बात की क्लोजिंग डाउन की, एक तो प्रोसीजर की, दूसरा फिर हमने देखा कि किस तरीके से अगर कोई भी अंडरटेकिंग ट्रांसफ़र होती है तो उस केस में वर्कर का कॉम्पनसेशन क्या रहेगा, कितने दिन का हमने नोटिस देना है। नेक्स्ट इज़ वर्कर के क्लोजिंग डाउन में कॉम्पनसेशन क्या होगा, वो मैं आपको उसका अमाउंट क्लियर किया। कुछ प्रोविजंस के बारे में हमने बात की। एंड नेक्स्ट इज़ क्या प्रोसीजर था अंडरटेकिंग को क्लोज़ करने का, वो सारी चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।